यानी पाई के अनुसार राजनीतिक विकास जो है वो एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसके 3 आयाम हैं: समता, क्षमता और विभेदीकरण। यानी किसी शासन प्रणाली में एक विशेष प्रकार की समता हो और शासन प्रणाली में पर्याप्त क्षमता हो राजनीतिक मामलों के निष्पादन की, और उस शासन प्रणाली में शासन की संरचनाओं का विभिन्नीकरण। जब ये तीनों लक्षण एक साथ विकसित होते हैं किसी शासन प्रणाली में, तो ये राजनीतिक विकास का पर्याय वो माना जाएगा। तो इस प्रकार लुशियन पाइन ने राजनीतिक विकास के ये 3 मुख्य लक्षण बताए हैं, जिसमें समता, क्षमता और तीसरा है विभिन्नीकरण। इन पर अपन चर्चा करें उससे पहले राजनीतिक विकास की जो परिभाषा बताई है लुशियन पाइन ने, उसके बारे में बताऊंगा। लुशियन पाइन ने राजनीतिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें साथ में लाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। ये परिभाषा लुशियन पाइन ने राजनीतिक विकास की बताई। तो राजनीतिक विकास क्या है अभी मैंने आपको बताया। लुशियन पाइन ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास की अवधारणा का स्पष्ट तौर पर प्रतिपादन किया है, और इस पुस्तक में लुशियन पाइन ने बताया है कि राजनीतिक विकास जो है वो त्रिआयामी प्रक्रिया का परिणाम है, और उसने जो 3 लक्षण राजनीतिक विकास के बताए हैं, यदि किसी शासन प्रणाली में ये तीनों लक्षण एक साथ विकसित होते हैं तो वो राजनीतिक तौर पर विकसित है वो मानी जाएगी। तो आइए अब लुशियन पाइन के द्वारा बताए गए राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों पर की चर्चा करते हैं। पहला है समता या समानता। लुशियन पाइन ने राजनीतिक विकास की पहली ये विशेषता या लक्षण है वो समता या समानता को माना है। इसका अर्थ है कि किसी भी शासन प्रणाली में पर्याप्त समानता हो। यहाँ समानता का मतलब केवल कानूनी समानता ही नहीं, बल्कि समानता व्यवहारिक भी है वो होनी चाहिए। यानी किसी भी शासन प्रणाली में शासक और शासित का जो भेद है वो पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। परंपरागत व्यवस्थाओं में शासक बनने वाले लोग अलग होते थे और शेष जनता शासित बनने के लिए यह वो होती थी। लेकिन जब व्यवस्थाएं विकसित होती हैं तो ये शासक और शासित का भेद मिट जाता है। शासित यानी आम जनता, और आम जनता को भी जब शासक बनने का अधिकार होता है, यानी सत्ता में भागीदारी उसकी संभव हो जाती है, तो वो राजनीतिक विकास का एक लक्षण है। तो इस प्रकार समता या समानता के लक्षण में लुशियन पाइन ने बताया कि समानता व्यवहारिक भी है वो होनी चाहिए, और नागरिकों में जो है पारस्परिक समानता तो होनी चाहिए, इसके साथ राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण सहभागिता है वो होनी चाहिए। राजनीतिक भर्ती और पदों को प्राप्त करने के लिए सबको अवसर मिले। राजनीतिक भर्ती का मतलब है कि राजनीतिक पदों पर जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है नियुक्त होने का अवसर है वो प्राप्त हो, और जनता की स्थिति केवल आदेश मानने तक सीमित नहीं हो, बल्कि शासन की निर्णय प्रक्रिया में भी जनता की सहभागिता हो, कानून सर्वव्यापक हो और पूरी जनता एक जैसे कानूनों से ही शासित हो। इस तरह की स्थिति होती है तो वो ही समता की स्थिति है, और जहाँ इस तरह की समता होगी तो वो राजनीतिक विकास का एक लक्षण होगा। अब राजनीतिक विकास का दूसरा लक्षण जो लुशियन पाइन ने बताया वह है क्षमता। क्षमता का मतलब है शासन प्रणाली की क्षमता, शासन प्रणाली की कैपेसिटी। यानी एक शासन प्रणाली के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, अनेक प्रकार के मामले आते हैं। उन सभी सार्वजनिक मामलों और सार्वजनिक कार्यों को निष्पादन करने की क्षमता है वो शासन प्रणाली में होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंध करना, जनता की ओर से
आने वाली मांगों का उचित निपटारा करना, जनता की ओर से आने वाली उचित मांगों को स्वीकार करना और अनुचित मांगों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करना। जब इस तरह की क्षमताएं शासन प्रणाली में विकसित हो जाती हैं तो ये राजनीतिक विकास का लक्षण ही है वो होता है। राजनीतिक विकास का तीसरा जो लक्षण बताया है लुशियन पाई ने, वह है विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ ये है कि शासन के अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग संरचनाओं का अस्तित्व में आना। संरचना यानी संस्थाओं का, जैसे कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका हो, कानून की व्याख्या के लिए न्यायपालिका हो और कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका हो। इस तरह से शासन के अलग अलग कार्यों को करने के लिए जब अलग अलग संरचनाएं अस्तित्व में आती हैं तो वो राजनीतिक विकास का लक्षण है। इसे ही लुशियन पाई ने विभिन्नीकरण या विभेदीकरण है वो कहा है। तो इस तरह से जब संरचनाओं का विभिन्नीकरण या विभेदीकरण होता है तो ये राजनीतिक विकास का लक्षण है। तो इस प्रकार लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए: समता, क्षमता और विभेदीकरण। किसी भी शासन प्रणाली में जब ये तीनों लक्षण एक साथ उत्पन्न होते हैं और इन तीनों के ही समुच्चय को लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास है वो माना है। पाई के बाद आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और आमंड और पावेल ने भी लुशियन पाई की तरह ही राजनीतिक विकास को एक त्रिआयामी प्रक्रिया बताया है और उसने भी राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास के जो 3 लक्षण बताए हैं उसमें पहला है भूमिका विभिन्नीकरण, दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता और तीसरा है लौकिकीकरण। लुशियन पाई ने अपनी राजनीतिक विकास की अवधारणा में जिसे विभिन्नीकरण कहा है उसे ही आमंड और पावेल ने भूमिका विभिन्नीकरण है वो कहा है। भूमिका विभिन्नीकरण का मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो है अलग अलग कार्य को करने के लिए जब अलग अलग संरचनाएं अस्तित्व में आती हैं, जैसे कानून की व्याख्या के लिए न्यायपालिका, कानून की को लागू करने के लिए कार्यपालिका, कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई और ये अपनी भूमिका का उचित निष्पादन करे तो ये राजनीतिक विकास का लक्षण है। आमंड ने राजनीतिक विकास का दूसरा लक्षण बताया उपव्यवस्था स्वायत्तता। यह लक्षण लुशियन पाई के द्वारा बताई गई क्षमता की विशेषता का पर्याय है। आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास के लिए संरचनाओं का विभेदीकरण ही पर्याप्त नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं भी स्वायत्त होनी चाहिए और जिससे कि उनकी कार्य क्षमता में विस्तार है वो होता है। जैसे जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनकी उपव्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं और वो उपव्यवस्थाएं अस्तित्व में आने के कारण राजनीतिक व्यवस्था की कार्य क्षमताओं में विस्तार है वो होता है। तो इस प्रकार ये जो लक्षण हैं ये लुशियन पाई के द्वारा बताई गई क्षमता का ही पर्याय है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास का जो तीसरा लक्षण बताया है वह है लौकिकीकरण। यह विशेषता जो है यह लुशियन पाई के द्वारा बताई गई समता की विशेषता का पर्याय है और यह वह विशेषता है जिसमें जनसाधारण धर्म रीति रिवाज से ऊपर उठकर समान नागरिकों के नाते शासन की गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं और राजनीतिक कार्यवाही में उत्तरोत्तर भाग लेते हैं और उसे अधिक तर्कसंगत अनुभवमूलक दृष्टिकोण उसके प्रति है वो अपनाते हैं। तो इस तरह से जब प्रत्येक नागरिक जो है अपने नागरिक दायित्व के नाते शासन की संपूर्ण प्रक्रियाओं में सहभागी बनता है तो यही लौकिकरण है। इसे ही लुशियन पाई ने समता है वो कहा है और जब ऐसा होता है तो ये राजनीतिक विकास का ही एक लक्षण है। तो इस प्रकार लुशियन पाई की तरह ही आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास की जो प्रक्रिया है
उसके 3 मुख्य लक्षण हैं वो बताए हैं, और ये बताया है कि जिस व्यवस्था में ये तीनों लक्षण अस्तित्व में आते हैं तो वो राजनीतिक दृष्टि से विकसित है, वो मानी जाएगी। अब अपन चर्चा करते हैं राजनीति विकास के साधन की, कि राजनीति विकास की प्रक्रिया को कौन कौन आगे बढ़ाता है। तो राजनीति विकास की प्रक्रिया के जो हैं कई साधन हैं वो विद्वानों के द्वारा है वो बताए गए, जिनमें पहला साधन होता है क्रांतिकारी नेता। किसी भी शासन प्रणाली में क्रांतिकारी नेता सत्ता में आते हैं संकट की घड़ी में, और वो तात्कालीन समस्याओं का समाधान करते हैं और शासन प्रणाली को विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हैं। तो क्रांतिकारी नेता और जो लीडरशिप होती है उसका भी राजनीति विकास की प्रक्रिया में बड़ा योगदान होता है। राजनीति विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला दूसरा जो महत्वपूर्ण साधन माना जाता है राजनीतिक दलों को। प्राय देखा गया कि अनेक देशों में राजनीति विकास की प्रक्रिया को वहाँ के राजनीतिक दलों ने आगे है वो बढ़ाया है। राजनीति विकास का जो तीसरा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है सेना का। प्राय कई देशों में जब राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक दल विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व करने में असफल होते हैं तो ऐसे समय में फिर वहाँ सेना जो है वो मोर्चा संभालती है और सेना ही राजनीति विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। विकासशील देशों में अनेक देशों में देखा गया है कि वहाँ राजनीतिक नेतृत्व के विफल होने के बाद सेना ने राजनीति विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। राजनीति विकास की प्रक्रिया का एक साधन माना जाता है आधुनिक नौकरशाही। नौकरशाही की भी किसी भी देश के राजनीति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौकरशाही शासन को स्थिरता प्रदान करती है और किसी भी समाज के परंपरागत स्वरूप को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयास करती है और वो विकास की मार्ग को प्रशस्त है वो करती है। इसके अलावा राजनीति विकास के लिए राष्ट्रीयता की भावना जो है उसको भी जो है उसके लिए एक साधन के तौर पर माना जाता है कि किसी भी देश में जब नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना होती है तो वहाँ राजनीति विकास की प्रक्रिया जो है वो तेज़ गति से आगे है वो बढ़ती है। तो ये वो साधन हैं जो राजनीति विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अब अपन संक्षेप में चर्चा करेंगे राजनीतिक पतन। सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास का तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था को मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने में सफलता, यानी जब शासन प्रणाली अपने समक्ष आने वाली सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करती है तो वो विकसित मानी जाएगी। और यदि कोई शासन प्रणाली इन चुनौतियों के दबाव में आ जाएगी और इन चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं रहेगी, इनके आगे चरमरा जाएगी, तो वो राजनीतिक पतन का परिचायक होगा। तो इस प्रकार राजनीतिक पतन या राजनीतिक ह्रास की अवधारणा का प्रतिपादन हंटिंगटन ने किया। धन्यवाद।